मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D, इसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। दोनों प्रोजेक्टाइल के हमने फॉर्मूलाज जो है लास्ट लेक्चर में देख लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये पहली शर्त होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है। इन डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, ये दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ये, और प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ हमेशा क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है ना। कैसा, ये एक डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब u cos थीटा जो थी वो भी हो सकती है, और एक डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर ये दोनों मिल जाए तो जो हमारा मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा ही कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड at 100 meter per second releases the block. How far on ground will it strike? तो u दिया है आपको कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया है साथ में, हाइट दी है। हाइट कितनी दी है, h इक्वल टू 490 मीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया था, आपने फॉर्मूला लिया था डिस्टेंस x इज इक्वल टू u इंटू टी, और t को आपने क्या बताया था, t को आपने बताया था √2h अपॉन जी। तो u हो गया हमारा 100 इंटू √2, h कितना 490 एंड g कितना 9.8। अब इसे कट कर दीजिए, देखिए ये कितना आ रहा है, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x इज इक्वल टू 100 इंटू 2 इंटू 490 मतलब 980 हो गया, और अपॉन 9.8 है, मतलब ये रूट के अंदर आने वाला है कितना, 100, और रूट से बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा। तो इट विल बी 1000 मीटर। 1000 मीटर दूर हमारा ब्लॉक गिरेगा। 1000 मीटर तो नहीं दिया आंसर, 1 किलोमीटर दिया है, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर ही होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर of height 5 meter. It touches the ground at a distance of 10 meter from the foot of tower. The initial velocity of the body is, क्या क्या दिया है, 5 मीटर हाइट दी है, so h इक्वल टू 5 मीटर। दूसरा क्या दिया है, it touches the ground at distance 10 मीटर, so x भी दे दिया हमें 10 मीटर, क्लियर। एंड नाउ फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही पहले वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू u इंटू √2h अपॉन जी, ठीक है। और g के लिए देखो इन्होंने कहा है कि g 10 ले लो आप, तो यहाँ पर 2h, h कितना है 5, 2 इंटू 5 मतलब 10, 10/10, ये तो 1 ही हो गया। तो u की वैल्यू हमें बस रखनी है, अच्छा u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो u इंटू 1 एंड x की वैल्यू दी है हमें 10, तो 10 इज इक्वल टू u, यही आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, v नॉट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है यहाँ वेलोसिटी होती है u cos थीटा, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो रहेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो कितनी होगी, हाफ m, और वेलोसिटी रहेगी u cos स्क्वायर थीटा, सो नॉन जीरो रहेगी, तो ये तो गलत हुआ। दूसरा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व, नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में आपने देखा था कि वेलोसिटी क्या थी, वी वाई इज इक्वल टू कितनी, u साइन थीटा माइनस जी टी। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ठीक है।
हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा मोमेंटम, लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगा, इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं है केवल किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में। ओवरऑल तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ये भी गलत है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व, बिल्कुल सही, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमेशा ही u cos थीटा कांस्टेंट होती है, ये हमेशा कांस्टेंट होती है, और मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, इसलिए mu cos थीटा पूरा ही कांस्टेंट रहेगा। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if two bodies are projected at 30° and 60° respectively with same velocity, then their ranges are same, their heights are same, their times of flight are same, or all the above। तो ध्यान रखो, रेंज सेम होती है किसके लिए? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हो तो क्या होता है? रेंज सेम होती है, रेंजेस आर सेम। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सभी को पता है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे? अगर मान लीजिए आपको 15 डिग्री दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 75 डिग्री। अगर आपको 40 डिग्री दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 50 डिग्री। अगर आपको 60 डिग्री दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा एंड थीटा, और ये दोनों देखो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं, इसलिए रेंज इनकी सेम होगी। क्लियर है?